हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का टॉपिक किसी मंदक पदार्थ में गतिशील न्यूट्रॉनों को मंदित करना। तो नाभिकीय भट्टी में यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉनों का वेग बहुत अधिक होता है। इन तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के अन्य यूरेनियम नाभिकों द्वारा प्रग्रहण कैप्चर की प्रायिकता अत्यल्प होती है। तो हम कहते हैं कि जब एक यूरेनियम का परमाणु है, इससे जब एक न्यूट्रॉन जो है ये इसे टक्कर करता है, तो जो यूरेनियम परमाणु है ये दो अन्य परमाणुओं में विभक्त हो जाता है। साथ ही हमारे पास क्या प्राप्त होते हैं, हमें न्यूट्रॉन्स प्राप्त होते हैं। परंतु इस टक्कर के फलस्वरूप जो न्यूट्रॉन हमें प्राप्त होते हैं उनका वेग बहुत अधिक होता है। इस कारण इन तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के अन्य यूरेनियम नाभिकों द्वारा प्रग्रहण कैप्चर की प्रायिकता अत्यल्प होती है। ठीक है, तो इससे जब ये न्यूट्रॉन जो है, ये जो हमें टक्कर के फलस्वरूप या इसके विखंडन से, यूरेनियम के विखंडन से जो हमें प्राप्त होते हैं, इनका वेग अधिक होने के कारण जो अन्य यूरेनियम परमाणु है उनसे इनकी टक्कर की संभावना जो है वो अत्यल्प हो जाती है। अतः इनके वेग को किसी पदार्थ में से गुजार कर मंदित किया जाता है। तो ये जो न्यूट्रॉन्स हैं इनके वेग को किसी पदार्थ में से हम गुजार कर इन न्यूट्रॉन के वेग को हम क्या करते हैं, कम करते हैं या इन्हें हम मंदित करते हैं। जब तीव्र गतिशील न्यूट्रॉनों को मंदक पदार्थ में से गुजारते हैं तो न्यूट्रॉनों तथा मंदक पदार्थ मॉडरेटर के परमाणुओं के मध्य टक्कर होती है, जिससे ऊर्जा का ह्रास होता है। तो एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है, और न्यूट्रॉनों का वेग कम हो जाता है। इस टक्कर का विश्लेषण सी निर्देश तंत्र में एल निर्देश तंत्र की अपेक्षा अधिक होता है। सी निर्देश तंत्र मतलब द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करना आसान होता है, इजी होता है। दोनों निर्देश तंत्रों में इस प्रकार के टक्कर को चित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो हमने चित्र में प्रदर्शित किया है, यह है हमारा प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। हमने कहा m1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इसकी वेलोसिटी u1, मंदक परमाणु का द्रव्यमान m2 और इसकी वेलोसिटी u2 इक्वल्स टू 0 बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, टक्कर के पश्चात न्यूट्रॉन का वेग u1 से v1 हो जाता है और जो मंदक पदार्थ है इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। ये हमने लिखा है, ये दिखाया है चित्र प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। इसी प्रकार यदि हम बात करें द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में, तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में न्यूट्रॉन का वेग वेलोसिटी u1 डैश और मंदक परमाणु की वेलोसिटी u2 डैश है। टक्कर के पश्चात न्यूट्रॉन की वेलोसिटी v1 डैश हो जाती है और मंदक परमाणु की वेलोसिटी v2 डैश हो जाती है। तो हमने कहा द्रव्यमान केंद्र का वेग Vcm इक्वल्स टू m1u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हम पीछे निकाल चुके हैं। माना, हमने कंसीडर कर लिया a इक्वल्स टू m2 अपॉन m1। m2 है मंदक पदार्थ के परमाणु का द्रव्यमान और m1 है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो समीकरण एक से समीकरण एक में Vcm इक्वल्स टू u1 1 प्लस m2 अपॉन m1 इक्वल्स टू u1 1 प्लस a, इसको हमने समीकरण 2 से डिनोट कर दिया। हमने कहा द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में इन सेंटर ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टक्कर से पूर्व बिफोर कोलिजन दोनों कणों का वेग u1 डैश इक्वल्स टू u1 माइनस Vcm, ये हमने लिखा है गैलीलियन रूपांतरण से। u1 माइनस समीकरण 2 से हमने Vcm की वैल्यू रख ली, तो u1 डैश आ गया u1 a अपॉन 1 प्लस a समीकरण 3। u2 डैश इक्वल्स टू u2 माइनस Vcm, u2 कितना है 0, तो u2 डैश इक्वल्स टू माइनस Vcm, हमने 2 से वैल्यू रख ली Vcm की, तो ये हमें समीकरण 4 प्राप्त होगी। तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व कणों का वेग u1 डैश व u2 डैश हमने समीकरण 3 और 4 से हमने ज्ञात कर लिया। सी निर्देश तंत्र में टक्कर के पश्चात कणों का वेग v1 डैश इक्वल्स टू v1 माइनस Vcm, v2 डैश इक्वल्स टू v2 माइनस Vcm। सी निर्देश तंत्र में कुल संवेग का मान शून्य होता है, इसलिए दोनों कणों के संवेग बराबर व विपरीत दिशा में होंगे, अर्थात m1 u1 डैश इक्वल्स टू माइनस m2 u2 डैश तथा m1 v1 डैश इक्वल्स टू माइनस m2 v2 डैश। सी निर्देश तंत्र में प्रत्यास्थ टक्कर में कणों के वेग के परिमाण टक्कर से पूर्व तथा टक्कर के पश्चात नहीं बदलते हैं। ये हम पीछे प्रूव कर चुके हैं हमारे पिछले वीडियोज में कि जब हमारे पास सी निर्देश तंत्र में प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो दोनों कणों की
जो वेग हैं टक्कर से पूर्व तथा टक्कर के पश्चात उनके वेग के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल उनकी दिशा बदलती है, लेकिन उनकी दिशा बदल जाती है। समीकरण 5 में एल निर्देश तंत्र में टक्कर के पश्चात न्यूट्रॉन का वेग, एल निर्देश तंत्र में टक्कर न्यूट्रॉन का वेग v1 था, तो v1 इक्वल्स टू u1 डैश प्लस vcm, ये हो गई इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। प्रतिलोम गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से हमने लिखा है। तो हमने कहा इस समीकरण को निम्न सदिश चित्र से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया, ये VCM x दिशा में हो गया, ये हमारी x दिशा है, ये हो गया v1 डैश और ये हो गया v1। ठीक है, अब इस इक्वेशन का हमने वर्क कर लिया। v1 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 डैश स्क्वायर प्लस VCM स्क्वायर प्लस 2v1 डैश डॉट VCM। तो v1 डैश और VCM, ये v1 डैश और ये VCM एंगल थीटा है, तो हमने लिख दिया इसकी वैल्यू 2v1 डैश VCM कोस थीटा। ये हो गई समीकरण नंबर 9। तथा थीटा न्यूट्रॉन का सी निर्देश तंत्र में प्रकीर्णन कोण है। ये जो थीटा है ये सी निर्देश तंत्र में न्यूट्रॉन का प्रकीर्णन वेग हो गया, सॉरी प्रकीर्णन कोण हो गया, स्कैटरिंग एंगल। तो हमने लिखा v1 स्क्वायर इक्वल्स टू u1 डैश स्क्वायर प्लस VCM स्क्वायर प्लस 2u1 डैश VCM कोस थीटा। तो हमने कहा u1 डैश इक्वल्स टू v1 डैश, तो इस ऊपर जो इक्वेशन थी हमारी समीकरण 9, इसमें जहाँ v1 डैश था उसकी जगह हम u1 डैश काम में ले लेंगे और v1 स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाली। इसी प्रकार समीकरण 2 से VCM तथा समीकरण 3 से u1 डैश का मान रखने पर, तो जो समीकरण 2 थी उससे हमने VCM का मान रख लिया, ये यहाँ से, और समीकरण 3 से हमने u1 डैश का मान रख लिया, ये वाला। ये रखकर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, तो v1 स्क्वायर इक्वल्स टू हमें प्राप्त हो गया u1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a कोस थीटा, समीकरण नंबर 11। तो एल निर्देश तंत्र में न्यूट्रॉनों की टक्कर के पश्चात तथा टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा ई के डैश व ई के है। ठीक है, ये हो गई टक्कर के पश्चात और टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा एल निर्देश तंत्र में। तो ई के डैश स्क्वायर इक्वल्स टू अपॉन ई के इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m1 u1 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर। तो हमने समीकरण 11 से v1 स्क्वायर का मान रख लिया, तो ये हो गया ई के डैश अपॉन ई के इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2a कोस थीटा प्लस 1 प्लस a का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 12। यदि थीटा इक्वल्स टू 0 हो, अर्थात टक्कर में कोई दिशा परिवर्तन ना हो, तो ई के डैश इक्वल्स टू ई के होगा तथा न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कोई हानि नहीं होगी, अर्थात न्यूट्रॉन का मंदन नहीं होगा। तो इस स्थिति में न्यूट्रॉन जो है वो स्लो डाउन नहीं होगा। यदि थीटा इक्वल्स टू पाई हो, अर्थात टक्कर में न्यूट्रॉन की दिशा उसकी प्रारंभिक दिशा के विपरीत हो जाए, तो ऊर्जा की हानि अधिकतम होती है। तो हमने थीटा इक्वल्स टू पाई रखा, तो कोस थीटा कोस पाई का मान -1 हो गया, तो ये हो गया, ये हमने निकाल लिया ई के डैश अपॉन ई के इक्वल्स टू a -1 a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अतः इस अवस्था में प्रति इकाई ऊर्जा के लिए हानि कितनी हो गई, ई के माइनस ई के डैश, ये तो हो गई ऊर्जा की हानि, किस में से हुई, ई के में से, तो ये हो गई प्रति इकाई ऊर्जा के लिए हानि। तो इसको हमने लिख लिया 1 माइनस ई के डैश अपॉन ई के, वैल्यू हम ऊपर से लिख लाई, वैल्यू ऊपर से लिखकर और इसको हमने हल किया, तो वैल्यू हमें प्राप्त होती है 4a अपॉन a प्लस 1 का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 13। तो ये हमने कैसे लिखा है, देखिए हमने कहा इस अवस्था में प्रति इकाई ऊर्जा में हानि कितनी हुई वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमने कहा ये जो है, मान लीजिए न्यूट्रॉन 100 रुपये लेकर चला, ठीक है, रास्ते में टक्कर हुई, टक्कर के फलस्वरूप 50 रुपये चोरी हो गए। ठीक है, तो ये तो हो गई इनिशियल, ये हो गए थेफ्ट। तो अब उसके पास कितने बचे, उसके पास बचे 50। हमने निकाला कैसे, 100 लेकर चला था, 50 चोरी हो गए, कितने में से, 100 में से। तो कितने रुपए बचे उसके पास बचे हाफ, आधे रुपए बच गए। ठीक है, तो ये हो गई, इस प्रकार हमने ये वैल्यू निकाली है।
अतः उपरोक्त समीकरण से यह ज्ञात होता है, समीकरण 13 से हम कह रहे हैं, समीकरण 13 से यह ज्ञात होता है कि जब A इक्वल्स टू m2/m1 का मान इकाई के निकट होगा तो ऊर्जा की हानि अधिकतम होती है। तो अगर हम कहें A 1 कर दें, m1 और m2 यदि बराबर हो तो उस स्थिति में ये A का मान 1 हो जाएगा। A का मान हमने 1 किया तो ये हो गया इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू आ जाएगी ई के माइनस ई के डैश अपॉन ई के इक्वल्स टू 1। इसका मतलब 1 माइनस ई के डैश अपॉन के ई के इक्वल्स टू 1, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। तो ई के डैश इक्वल्स टू ई के, मतलब टक्कर जो हानि हुई है वो कितनी हो गई, वो इसी के बराबर हो गई। तो जितनी एनर्जी थी वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। इस स्थिति में ई के डैश का मान कितना प्राप्त होता है, हमें 0 प्राप्त होता है। इस परिणाम का उपयोग कर नाभिकीय भट्टी में न्यूट्रॉनों को मंदित करने के लिए उपयुक्त मंदक पदार्थ का चयन किया जाता है। विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि हाइड्रोजन या भारी परमाणु D2A में D2 के नाभिक का द्रव्यमान लगभग न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसलिए हम मंदक पदार्थ के रूप में हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं भारी पानी, का उपयोग करते हैं।